हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जब किसी प्रतीक्षारत परीक्षा की तैयारी हम कर रहे हों और उसका प्रवेश पत्र डाउनलोड होने लगे तो इसका मतलब है कि अब परीक्षा निश्चित तौर पर हो जाएगी। उसी दौर से हमारे यूजीसी एनटीए-नेट हिंदी के विद्यार्थी गुजर रहे हैं। इस परीक्षा की तैयारी हम भी अपने स्तर पर पिछले 8 महीने से लगातार करवा रहे थे। तो मुझे लगा कि परीक्षा के पहले एक दीक्षांत क्लास होना चाहिए। जो कुछ चीज़ें बच गई हैं उनको इसमें मैं बताने की कोशिश करूंगा। ख़ास तौर से परीक्षा हॉल में किन चीज़ों को ध्यान में रखना है पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था, लेकिन इसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर मैं बातचीत करूंगा जिससे कि आप लंबे समय से जो भी तैयारी कर रहे हैं वो एक तरीके से पूरी तरीके से हो जाएं। छोटी छोटी गलतियां कहां पर होती हैं उन पर हम ध्यान देंगे। जितनी तन्मयता से हमने इस तैयारी को कराया उतनी ही तन्मयता से मुझसे जुड़े हुए जितने भी विद्यार्थी हैं एकलव्य की भूमिका निभाते हुए कदम से कदम मिलाकर वो चलते रहे, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहा और लगा कि हम उन लोगों के बीच में हैं जिनको मेरी ज़रूरत है। जैसा कि आप जानते हैं कि डिपार्टमेंट में कार्यरत होने के बाद भी समय निकाल कर आप सभी के लिए मैं वीडियो लेक्चर बनाता हूं और मेरी कोशिश रहती है क्वांटिटी पर ज़्यादा नहीं बल्कि क्वालिटी अच्छी हो, कम वीडियो जाएं। लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से जहां पर अक्सर प्रतियोगी छात्र गलतियां करते हैं उनको फोकस करते हुए मैं लेक्चर्स तैयार करता था। बहुत अच्छा लगता है कि जब भी आप लोगों को लेक्चर के दौरान कोई भी संदेह होता है, डाउट होता है तो आप कमेंट्स करते हैं। अगर मैं जवाब देता हूं तो ठीक है, अगर नहीं दे पाता हूं तो बहुत सारे ऐसे हमारे विद्यार्थी हैं जो कि खुद जवाब देने का प्रयास करते हैं और लगता है कि इस एकेडमी में वो इनरोल्ड हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आमने सामने न होने के बाद भी आप सभी हमारे आमने सामने महसूस होते हैं। लगभग इस चैनल से 30,000 के आसपास लोग जुड़ने वाले हैं, लेकिन सदेह तौर पर अभी तक मैंने 3 लोगों से ही मुलाकात की है। जिस विश्वविद्यालय में मैं कार्यरत हूँ वहाँ एक विद्यार्थी पीएचडी की प्रवेश परीक्षा देने आए थे तो उनसे मुलाकात हुई। दूसरी मुलाकात जब मैं बीएचयू गया हुआ था तो वहाँ पर एक बच्ची अपने परिवार के साथ आई तो वीटी पर उनसे मुलाकात हुई। और तीसरी मुलाकात काफ़ी रोचक रही जब मैं अपने ससुराल के रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ था, प्लेटफॉर्म नंबर 4 मऊ रेलवे स्टेशन पर, तो वहाँ पर एक विद्यार्थी से मुलाकात हुई। तो मिलाकर मात्र 3 लोगों से अभी तक मुलाकात हुई है। बहुत सारे लोगों से फ़ोन कॉल्स पे बातचीत भी हुई, कई लोगों ने प्रयास किया, बातचीत नहीं हो पाई। फिर भी हम अप्रत्यक्षतः एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, जबकि हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि बौद्धिक तरीके से जुड़ें। तो कहीं न कहीं बौद्धिक और भावनात्मक दोनों तरीके से जुड़ने के कारण पिछले 8 महीने से मैं आप सभी को सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, मैराथन क्लास, तमाम जितने भी एंगल से मैं बताना चाहता था पढ़ाया और आप लोगों ने पढ़ा है, जिसका कि फ़ायदा आपको परीक्षा हॉल में निश्चित तौर पर मिलेगा। अब मैं जिन पॉइंट्स पर बात करने जा रहा हूं वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को लेकर है, जहां पर आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है। मेरी यही कोशिश रहती है कि आवाज़ ऊंची होने पर कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची होती है तो सभी लोग सुनते हैं। तो चलते हम बात करते हैं कि किन किन चीज़ों पर आपको ध्यान में रखना है। आपके 2 पेपर हैं, ठीक है। जो पेपर 1 है, ईमानदारी से मैं कहूं तो पेपर 1 पर मैंने मुश्किल से 3-4 वीडियोज़ बनाया है। फिर भी कुछ चीज़ों पर मैं बात करूंगा, उसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। हो सकता है कि अंत समय में वो आपके काम आ जाए। पेपर 1 जो पेपर है इसकी भाषा पर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा पेपर है कि शुरुआत में
इसको अंग्रेजी में बनाया जाता है, बाद में इसका ट्रांसलेशन किया जाता है, और जो भी इसका ट्रांसलेशन होता है, अनुवाद होता है, थोड़ा सा कठिन होता है। तो अगर हिंदी के शब्द का अर्थ आपको नहीं पता हो तो अंग्रेजी का वर्जन आप ज़रूर देखिएगा। दोनों को टैली कराकर फिर विकल्पों को देखने के बाद इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। जल्दीबाजी में आप क्वेश्चंस को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, शब्दों का अर्थ समझने के बाद ही उत्तर देंगे। तो फर्स्ट पेपर में आप यही कोशिश कीजिएगा कि जिस शब्द का अर्थ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अंग्रेजी का वर्जन ज़रूर देखने का प्रयास करिएगा। दूसरी चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है कि शुरुआती फर्स्ट पेपर में पहले राउंड में क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वहाँ तक पहुँचने का प्रयास आपका होना चाहिए अपने अपने कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो पहले राउंड में आप क्वालिफाइंग तक जाने का प्रयास कीजिए, क्वालिफाइंग नंबर तक। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है उसमें आप मैक्सिमम जाने का प्रयास करिए कि आपका जो मेरिट है वो या फिर परसेंटाइल है वो आपका बढ़े, ठीक है। तो भाषा को ध्यान में रखते हुए फिर क्वालिफाइंग को ध्यान में रखना है, जल्दीबाजी में क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। मैक्सिमम तक जाना है। आगे ध्यान में रखना है कि मान लीजिए कोई प्रश्न है, उसका उत्तर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कई बार जब प्रश्न पूछे जाते हैं और विकल्प से आप मिलान करेंगे तो इसका आंसर आपको भली भांति आ जाएगा, क्योंकि जो ऑप्शन दिए रहते हैं क्वेश्चन से मिलते जुलते रहते हैं। मान लीजिए मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ, मान लीजिए उसमें पूछ दिया NTA का फुल फॉर्म। हालांकि कई बच्चों के दिमाग में आएगा कि काश इतना आसान सवाल पूछता, तो कोई बात ही नहीं है। मान लीजिए NTA का पूछ दे रहा, आपको नहीं मालूम है, फिर भी आप अनुमान लगाइए कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हो सकता है। विकल्प में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इसके बाद इसी के फुल फॉर्म को अलग अलग, N का मतलब अलग बताया, T का मतलब अलग बताया, A का मतलब अलग बताया है, ठीक है। फिर भी आप ट्राई कीजिए कि इसमें सही आंसर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हो सकता है, ठीक है ना। किसी भी तरीके का अगर फुल फॉर्म इत्यादि आए, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर इत्यादि से भी सवाल पूछे जाने वाले हैं। खास तौर से आपको नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति को बिल्कुल ध्यान में रख कर जाना पड़ेगा। एक बार उसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। पैराग्राफ को आराम से पढ़ना है। जो भी आप पैराग्राफ पढ़ेंगे उसको कम से कम 2 बार रीड करने का ज़रूर प्रयास करें, क्योंकि ये परीक्षा ऑनलाइन है, ठीक है। तो उसमें आप अंडरलाइंड इत्यादि करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। फिर भी आप जो मेन शब्द हैं, मेन वाक्य हैं, और आपको लगे कि ये विकल्प में पूछा जा सकता है या फिर प्रश्न में पूछा जा सकता है, तो ज़रूर अपने दिमाग में उसको सेव करिए। तो फर्स्ट पेपर के दौरान यही आपको 4-5 चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि जिस शब्द का अर्थ आपको नहीं समझ में आए उसको अंग्रेजी में भी देखना है, अंग्रेजी वालों को नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी में देखें, दोनों को मिलाकर आपको देखना है, ठीक है ना। जब तक आप अर्थ को क्लियर नहीं कर पाएंगे तब तक सही आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जो क्वेश्चन में दिया रहता है नहीं या फिर असत्य है या फिर सुमेलित नहीं है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिए पढ़ते समय कि नहीं पूछ रहा है कि है पूछ रहा है, या फिर सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है। इसको ज़रूर अपने दिमाग में अंडरलाइन करिए, क्योंकि जल्दीबाजी में हम अगर नहीं पूछ रहा है तो है वाला लगाकर आ जाते हैं। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे जिनको आपको कंप्यूटर के सामने बैठकर ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 आपका हिंदी रहेगा, जिसे कि आप लगातार पढ़ ही रहे हैं। इस प्रश्न पत्र को भी पढ़ते समय आपको आराम से समझ कर पढ़ना है और वही ध्यान में रखना है। पहला आपको ध्यान में रखना है भाषा जो दिया गया है या फिर जो शब्द है उसके अर्थ को एकदम से आप ध्यान में रखें, ठीक है। दूसरा, नहीं या फिर असत्य वाला जो पोर्शन है इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए प्रश्न पूछ दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी नहीं है, ठीक है, और नाम दिया गया है 4, और उसमें से
आचार्य रामचंद्र शुक्ल दिया हुआ है। ठीक है, तो आप रामविलास शर्मा वाला जो ऑप्शन है उसको नहीं लगाएंगे। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का होगा, क्योंकि वो मार्क्सवादी नहीं है। क्योंकि जल्दीबाजी में क्या होता है कि लगेगा, कई बार हमारा दिमाग खुद से पढ़ना शुरू कर देता है, और कई प्रश्नों में तो दिमाग बिना सोचे समझे नहीं लगाए तो भी लगा देता है। ठीक है, आप पढ़ते हैं कुछ और दिमाग रीड करता है कुछ, क्योंकि हमें 1-2 प्रश्न तो पढ़ने नहीं हैं, लगभग 150 प्रश्नों को हमें पढ़ना है। ठीक है, और इतना अंतराल के बाद एग्ज़ाम होता है, तो थोड़ा सा जो हैबिट होती है वो उसमें थोड़ा सा कमी रहती है, जो हम इसीलिए तो अभ्यास हमने कराया है लगातार, और अंत समय तक हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इन बारीकियों को बिल्कुल ध्यान में रखिए। ठीक है, तो इसको देखिए। फिर जो कथन और तर्क वाला क्वेश्चन है, इसको दोनों को कोरिलेट करके सोच समझ कर इसका आंसर देना है, जल्दीबाजी में इसका आंसर नहीं देना है। इसके बाद इसमें भी पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न आ रहा है, तो पैराग्राफ को 2 बार कम से कम पढ़िए और इसका भी सोच समझ कर आंसर दीजिए, जल्दीबाजी में आंसर नहीं देना है। और 5वां पॉइंट ध्यान में रखना है कि जब आपको कोई कठिन सवाल आए तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं आपको देना है। पहले मैक्सिमम सही सवाल आप कर लीजिए, इसके बाद जो कठिन सवाल हैं उनको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। कई बार क्या होता है कि हम प्रश्न को ठीक से समझ नहीं पाते हैं और उसके दबाव में अन्य प्रश्न भी धीरे धीरे गलत होने लगते हैं। हो सकता है कि जब आप मैक्सिमम सवाल सही कर लें तो जो कठिन सवाल पहले लग रहा था वो बाद में आपको आसान लगे, आपको लगे कि इसको तो मैं कर सकता था, शुरू में परेशान था। क्योंकि आप जब कंप्यूटर के सामने बैठे रहेंगे या फिर एग्ज़ाम हॉल में रहेंगे तो आपके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है कि हमें 6% के अंतर्गत आना है, इस बार रिजल्ट्स लाना है, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो उन पे भी काबू करना है, जो जिसको मनोभाव कहा जाता है, और पाश्चात्य काव्य शास्त्र में जिसको कि विरेचन आप कर सकते हैं। ठीक है ना, कंट्रोल भी करना है सेल्फ और मैक्सिमम परफॉर्मेंस भी करना है। इसके बाद कथन से संबंधित, कथन या फिर जो पंक्तियों से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, इनको भी सॉल्व करते समय प्रश्न और विकल्प दोनों को मैच कराते हुए आंसर लाना है। उस स्थिति में जब आपको उसका एकदम से आंसर नहीं पता हो, जिसका आंसर पता होगा उसका तो आप तुरंत लगा देंगे, लेकिन आपके लिए जो कथन या फिर पंक्तियाँ नई हैं तो आप ऑप्शन को ज़रूर ध्यान में रखिए, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको आप अपने दिमाग में रखिए। फर्स्ट पेपर को सॉल्व करते समय हिंदी अंग्रेजी दोनों की वर्ड्स को, शब्द को ध्यान में रखते हुए हल करिए। पहले क्वालिफाइंग मार्क्स लाने का प्रयास कीजिए फर्स्ट पेपर में अपने कैटेगरी वाइज अनुसार। इसके बाद मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चंस को ही विकल्प से कोरिलेट करके उसका आंसर निकालने का प्रयास कीजिए। पैराग्राफ इत्यादि जो है उसको ठीक से पढ़िए कम से कम 2 बार, और नहीं, असत्य, सुमेलित नहीं है, इन सारे प्रश्नों को भी आप ध्यान में रखिए, उन शब्दों को भी ध्यान में रखिए। बाकी मैंने सेकंड पेपर के बारे में बता दिया और लगातार हमने प्रैक्टिस किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि परीक्षा हॉल में जब आप बैठेंगे तो भले क्वेश्चन घुमा कर पूछा जाए, लेकिन आपका पढ़ा हुआ रहेगा। आपको हो सकता है कि माइनर कहीं कहीं डाउट हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है। पूरा आपने अगर 5-6 महीने दिया होगा सीरियसली, तो निश्चित तौर पर आपके पढ़े हुए सारे प्रश्न उसमें आएंगे। बस अगर घुमा कर आ रहा है तो यही सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है और अपने को शांत रख कर, कूल रख कर, अपने ऊपर नियंत्रण करके, और बस यही करना है कि हमने पढ़ा है, मैं अच्छा परफॉर्मेंस करूँगा। ठीक है, जो भी कठिन क्वेश्चन रहेंगे वो आप ही के लिए कठिन नहीं रहेंगे, जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं सबके लिए कठिन रहेंगे। बस फ़र्क ये पड़ेगा कि कोई तुक्का लगाएगा तो उसका तुक्का सही हो जाएगा, और कोई तुक्का लगाएगा उसका तुक्का गलत हो जाएगा, बस अंतर इतना ही है।
तो वो तो किसी के हाथ में नहीं है, वो उसके लिए कोई गुरु मंत्र ही नहीं है। बड़े बड़े जो गुरु हैं अगर वो भी एग्ज़ाम हॉल में बैठें तो भी उनका तुक्का कई बार गलत हो जाता है। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि परीक्षा हॉल में कंप्यूटर के सामने बैठते समय इन बारीकियों को ज़रूर आप ध्यान में रखेंगे। तो ये आज का दीक्षांत क्लास था और एक गुरु शिक्षक का ये दायित्व होता है कि आखिरी समय तक अपने एकलव्यों को बताता रहे कि कैसे परीक्षा रूपी युद्ध में उन्हें सफल होना है। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना है जो बाज़ार में अमरूद खरीदने जाते हैं तो पूछते हैं कि मीठा तो है, लेकिन घर आते हैं तो उसमें नमक लगा कर खाते हैं। तो चीज़ों को आप अपने अनुसार परीक्षा हॉल में हैंडल कीजिएगा अपने व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर। बाकी मेरे हिसाब से आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट है। आपको बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस, अपने आत्मविश्वास को बढ़ा कर रखना है। हो सकता है कि उससे ही 2-3 सवाल आपके सही हो जाएं। तो उम्मीद है कि इन बारीकियों को आप ध्यान में रखेंगे और इस परीक्षा में आप सभी सफल होंगे और एक दिन कमेंट्स कर ज़रूर बताएंगे कि हमारा नेट हो गया, हमारा जेआरएफ हो गया। इस चैनल पर न किसी तरीके की फीस की पाबंदी थी, न समय का बंधन था। सब कुछ स्वतंत्र तरीके से आप सभी के ऊपर छोड़ दिया गया था। और जब स्वतंत्र तरीके से छोड़ा जाता है तो व्यक्ति अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करता है। तो इसी उम्मीद से कि आप सभी परीक्षा हॉल में बेस्ट परफॉर्मेंस कर आएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ जो कि अब यूपी टीजीटी, पीजीटी और यूपी हायर एजुकेशन और तमाम राज्यों में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से होगा।